हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन क्लासेस। बाकी ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, मैं सिर्फ वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ये लाइव क्लास नहीं है, ठीक है। और मेरा नाम है निशा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट पे पूछते हैं तो मैं अपना नाम इसी पे बता देती हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आत्मकथ्य, जिसके बारे में जानने के लिए हमें पहले कवि के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में कवि के बारे में भी काफ़ी कुछ पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि कवि कौन से सन में पैदा हुए थे और कौन से सन में उनका निधन हुआ था, मतलब कौन से सन में वो ख़त्म हो गए थे। और उनकी प्रमुख जो वो उन्होंने कवित्र लिखे हैं या जो भी उन्होंने लिखा है, कहानियाँ कुछ भी लिखा है, 2-3 उनके बारे में पढ़ना है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वह पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण 8वीं से आगे वो पढ़ नहीं पाए। बाद में घर पर ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी इन सब का अध्ययन किया, ये सारी उन्होंने भाषाएं सीखी। और सन 1937 में उनका निधन हो गया, मतलब वो ख़त्म हो गए, ठीक है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ ये सब हैं, जैसे कि चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सब इनकी कुछ प्रमुख जो हैं वो हैं काव्य और कृतियाँ। बस इतना ही इनके बारे में पढ़ना है। अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। मैं करती हूँ यहाँ से चैप्टर स्टार्ट। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद से हिंदी पत्रिका हंस के एक विशेष अंक के लिए आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया था, लेकिन वह अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। आत्मकथा होती है मतलब अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखना, पर वो नहीं चाहते थे। तो इस कविता में उन्होंने उन कारणों का वर्णन किया है जिसके कारण वे अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। उन्होंने वो कारण बताए हैं जिन कारणों से वो नहीं चाहते थे कि मैं अपनी आत्मकथा बताऊं, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर पे। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। पहले मैं इन 4 लाइनों का आपको मतलब समझाती हूँ और फिर इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मधुप मतलब क्या होता है? मधुप मतलब होता है मन रूपी भौरा, मतलब हमारा जो मन है वो भौरे के समान है जो इधर उधर भटकता रहता है। तो मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। अभी हम फर्स्ट लाइन का पहली जो ये पंक्ति है इसका मतलब समझेंगे। यहाँ पे कवि कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो मन रूपी भौरा है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का जो मन रूपी भौरा है वह प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। मतलब हर किसी का मन जो है वो अपनी कहानी सुना रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। झड़ती हुई पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहता है कि आज असंख्य, मतलब बहुत सारी, जिनको हम गिन नहीं सकते, असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, मतलब वो मर रही हैं, पेड़ से अलग हो रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है, मतलब उनका जीवन ख़त्म हो रहा है। तो इस प्रकार जो है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ठीक है, मुरझाकर जो पत्तियां गिर रही हैं यानी कि उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे, मतलब ये जो नील आकाश है, नीला आकाश है इतना बड़ा जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, इसके नीचे अनगिनत जीवन का इतिहास एक ही समय में बन भी रहा है और बिगड़ भी रहा है। मतलब इतने सारे लोग पैदा भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं, एक ही टाइम पे इतना कुछ हो रहा है, इतिहास बन भी रहा है और बिगड़ भी रहा है। अब हम ये चौथी पंक्ति पे आते हैं। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। यहाँ पर पहले हम मलिन व्यंग्य, ये व्यंग्य मलिन का मतलब होता है किसी की खराब तरीके से निंदा करना, मतलब बुराई करना, ठीक है। तो यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। हर किसी को दूसरे में कमी नज़र आती है, मतलब हर कोई दूसरे में जो है कमी निकालता है, अपनी कमी कोई नहीं जानता, होता है ना ऐसा। यह जानते हुए भी मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। अब ये जो है लाइन, मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो, ये यहाँ से है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, मतलब
तब भी तुम जानना चाहते हो कि मेरी आत्मकथा क्या है, यह जानना चाहते हो। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले, अपनी भरने वाले। अब यहाँ तक हम इस पंक्ति का अर्थ समझेंगे। पहले ये वाली पंक्ति, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी सुनाता है तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वह यह भी देखेंगे कि कवि का जो जीवन है वह सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल खाली है। मतलब क्या होता है कि लोग सुनकर क्या करते हैं, मज़े लेते हैं, दूसरों की बातें सुनकर आनंद लेते हैं, उनकी आप बीती सुनकर, जो उनका ख़राब जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसको सुनकर जो है लोग मज़े लेते हैं। तो उसके ऊपर ही कवि कह रहा है कि तुम मेरी आप बीती सुनोगे और आनंद लोगे, परंतु साथ ही तुम ये भी देखोगे कि कवि का जो जीवन है वो सुख और प्रसन्नता मतलब खुशी से बिल्कुल खाली है। कवि के जीवन में कभी कोई सुख और प्रसन्नता नहीं आई। अब हम इन दोनों पंक्तियों को पढ़ेंगे। यह विडंबना अरी सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना, औरों की दिखलाऊं मैं। कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है, एक छलावे जैसा जो दिखता तो है पर होता नहीं है। जीवन में जो कुछ भी कवि ने पाना चाहा वो उसको नहीं मिल पाया, इनफैक्ट कवि के पास आके भी वो चीज़ें चली गई। यह उनके जीवन की विडंबना है। वह अपनी इन कमज़ोरियों का जो बखान है वो जग हंसाई नहीं कर सकते, मतलब वो अपनी कमज़ोरियां लोगों को बताकर उनको अपने ऊपर हंसवा नहीं सकते। वो सोचते हैं कभी कि अगर मैं अपनी ये विडंबना लोगों को बताऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, क्योंकि लोग जो हैं दूसरों का दुख सुनकर मजाक बनाते हैं। वह अपने छले जाने की कहानी, छलना मतलब होता है धोखा, ठीक है, छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से प्रसन्नता होती है, लेकिन जब वो सपने से जागता है तो उसकी वो प्रसन्नता फिर से गायब हो जाती है, उसी प्रकार से कवि को भी अपने जीवन में जो है सुख मिला है, मतलब एक सपने जैसा कि आया और गया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया। यहाँ पर मुसक्या कर मतलब मुस्कुराकर, आलिंगन मतलब पास आना, ठीक है। कवि कहना चाहता है जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल तो जाती है पर वो उससे दूर चली जाती है जैसे ही सपने से जागते हैं, उसी प्रकार कवि को भी जीवन में इसी तरीके से एक बार प्रेम आया था, मतलब कवि को किसी से प्रेम हुआ था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। मतलब वो सिर्फ सपने जैसा था, जैसे सपना होता ना एक ही रात में ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उसकी कोई हकीकत नहीं होती, उसी तरीके से उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गई, मतलब एक मिथ, एक वहम की तरह जो है रह गई, क्योंकि वह सुख का स्पर्श पाते माते, मतलब सुख उनके पास तो आया और उनको छू के भाग गया। मतलब इतने से टाइम के लिए सुख उनके पास आया कि बस स्पर्श में पाते पाते बस छू के भाग गया और कवि उन सुख से वंचित रह गए। इसलिए कवि कहता है कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा, यहाँ पे हम आगे वाली लाइन पढ़ेंगे, अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ। कवि कहता है कि मैं कैसे अपनी जीवन गाथा तुम्हें सुना सकता हूँ, क्योंकि तुम दूसरों का दुख सुनकर अपने जीवन का घड़ा भरते हो, मतलब खुश होते हो, अपना मन खुश करते हो, तो मैं कैसे अपने जीवन की गाथा सुनाऊँ। अब हम आगे यहाँ से पढ़ेंगे, जिसके अरुण कोपल, देखिए यहाँ से जहाँ से मैंने ये निशान लगाया है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ पे अरुण कपोलों का मतलब है, कपोल मतलब होते हैं गाल, ठीक है, और अरुण कपोल ऐसे गाल
जिस पे बहुत लालिमा होती है, मतलब लाल लाल जो गाल होते हैं, ठीक है। इन पंक्तियों में कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहता है, कवि अपने सुंदर सपनों के बारे में बताता है कि उसके जीवन में कुछ सुखद पल आए, कुछ सुख के पल आए, जिनके सहारे वह वर्तमान जीवन को बिता रहा है। मतलब उनको सोच सोच कर ही वह बाकी जीवन अपना बिता रहा है। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, परंतु वह सपने जो हैं सपने ही बनकर रह गए। वास्तविक जीवन में, मतलब जो उनका वास्तविक जीवन था, जिसको हम इंग्लिश में रियल लाइफ कहते हैं, उसमें उनको कुछ नहीं मिला। कवि अपनी प्रेयसी के लाल गालों का सुंदर वर्णन करते हुए कहता है कि मानो जैसे कि भोर, जो सुबह की जो लालिमा होती है ना, सुबह जब सूरज निकलता है तो वो थोड़ा लाल लाल सा लगता है और वो कितना खूबसूरत लगता है। तो कवि कहता है कि मेरे प्रेयसी के गाल इस तरीके से लाल हैं जैसे कि मानो सूरज खुद, जो सुबह का सूरज होता है, वो खुद उसके गालों से ही लालिमा को चुराता है। मतलब इतना अच्छा वर्णन वो अपने प्रेयसी के गालों का कर रहे हैं, ठीक है। फिर सुंदर वर्णन वो करते हुए कहता है कवि कि मानो भोर अपनी लाली उनके प्रेयसी के गालों से ही प्राप्त करते हैं, परंतु अब ऐसे रूपसी की छवि उनका सहारा बनकर रह गया है। मतलब लेकिन अब उनके पास वो सब कुछ नहीं है, अब वह सिर्फ उसके सहारे जी रहे हैं, सिर्फ सोच सोच के, अपनी पुरानी यादों को सोच सोच के उनके सहारे जी रहे हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पाथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। तो परंतु अब ऐसे रूपसी की छवि जो है कवि के जीवन में बनी हुई है और वास्तविक जीवन में कुछ नहीं है, तो इसलिए कवि कहना चाहता है कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वह छोटा समझकर वह अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। वह कहते हैं कि जब जीवन में कुछ बताने लायक है ही नहीं, ना कुछ सुख है, ना प्रसन्नता है, कुछ नहीं है, तो तुम क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर। अब हम आखिरी इन 4 पंक्तियों को पूरा कर लेते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मतलब मैं अपने छोटे से जीवन की कथाएं, जो मेरा छोटा सा जीवन है जिसमें कुछ नहीं है, मैं क्या आपको ये कथा बताऊं। क्या ऐसा ना करूं मैं कि सिर्फ आपकी कथाएं ही सुनता रहूं और अपनी जो कथाएं हैं उसमें मैं मौन रहूं, मतलब चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो कवि इन 4 पंक्तियों में कहना चाहता है कि कवि अपने जीवन को जो है छोटा समझता है और वह छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहता। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। मतलब कवि बहुत सादा जीवन व्यतीत कर रहा है, ठीक है, बहुत सादगी भरा है। वह दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझता है कि बस मैं दूसरों की कथाएं ही सुन लूँ, वही मेरे लिए समझदारी है। मैं अपनी कथा क्यों बताऊँ, मेरा तो इतना छोटा सा जीवन है जिसमें कुछ नहीं है, तुम सुनकर क्या करोगे। वह कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त भी नहीं आया है, मतलब समय नहीं है अभी सुनाने का। मेरे अतीतों को मत कुरेदो, उन्हें मौन रहने दो, मतलब उन्हें ऐसे ही रहने दो, शांत रहने दो, उनसे कुछ ना पूछो। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको हिंदी की और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ में जो ये बेल आइकन है, ये जो घंटा आपको दिख रहा है, इसको प्रेस कर दें। इससे जो मेरे आने वाले वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपका कोई घाटा नहीं है। और मेरे चैनल्स पे SST की बहुत सारी वीडियोस हैं जो हिंदी मीडियम में हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।